बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान। अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की केयर हो सके और उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो सके। आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट और रिस्पेक्टेबल जो पैनल में हैं उनमें मैं तारुफ कराता चलूँ। नूरुस्सबा हैं, शी इज़ अ ह्यूमन राइट्स एडवोकेट। सोनिया खान है, शी इज़ ब्लैक बेल्ट एंड गुरु ऑफ बिल्डर मार्केटिंग। अजरा मुजाहिद हैं, शी इज़ अ हाउसवाइफ। इरम हबीब हैं, शी इज़ रनिंग अपियाज होम किचन इन इस्लामाबाद। दुर्रे शहवार हैं, शी इज़ सर्विंग एज इन हायर एजुकेशन कमीशन। एंड आसिफ इकबाल हैं जो कि अभी हमें शॉर्टली ज्वाइन कर लेंगे, सोसाइटी को स्पेशल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आज भी वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे हमारा साथ दे रहे होंगे। वेलकम करते हैं हम सब गेस्ट को, ऑनरेबल गेस्ट को, अनफोल्ड विद यासिर खान। तो आज का जो शो है बेसिकली वो प्योरली है कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं जब जो हमारी फीमेल हैं, जो मदर्स हैं, वो सिंगल पेरेंट होती हैं। अच्छा, इस सिंगल पेरेंटिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा अनफोल्ड करता चलूँ कि इसमें हम हर पर्सपेक्टिव लेंगे। वो सिंगल मदर भी होंगी इसमें जिनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, जो विडोड हैं, और वो फीमेल भी होंगी जिनकी सेपरेशन हो चुकी है, डिवोर्स्ड हैं, उनको भी हम इंक्लूड करेंगे, उनका भी पर्सपेक्टिव लेंगे। और इसके साथ साथ वो फीमेल जिनके हस्बैंड काम के सिलसिले में या किसी और असाइनमेंट के सिलसिले में मुल्क से बाहर होते हैं या उनसे अवे होते हैं, तो उनको अपने बच्चों को सिंगल हैंडेड लेके चलना होता है, चीज़ों को अनफोल्ड करना होता है, उनकी परवरिश करनी होती है, उनकी तरबियत करनी होती है। तो उन चैलेंजेस को आज हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस है जो वो फेस करते रहे हैं। तो मैं ओपन करूंगा शो को नूरुस्सबा से कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उनको एज अ सिंगल पेरेंट जब उनके हस्बैंड उनसे अवे थे। तो वेलकम नूरुस्सबा एंड स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। Thank you so very much. Assalamu alaikum all, और thank you Yasir for organizing this fruitful discussion, because ये कि पेरेंटिंग जो है वो कभी भी आसान नहीं रहा है, और पर्टिकुलरली पेरेंटिंग उस सिलसिले में और उस वक्त में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब हमारे स्पाउसेस को, whether it's a husband और वाइफ, दोनों को किसी भी काम के सिलसिले में और अपनी जॉब और असाइनमेंट्स के सिलसिले में दूर जाना पड़ता है और कुछ टाइम के लिए दूर जाना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली यू हैव डबल योर वर्क। सो I mean, it's always very challenging being parent, and then handling single-handedly. It's again very difficult. But ये है कि challenges की different types होती हैं. Ultimately, जितने भी parents हैं जो इस तरह के circumstances में हैं, उनको different circumstances face करने पड़े होंगे, different challenges face करने पड़े होंगे, और उन्होंने अपनी best capacity के accordingly और best resources जो available उनके पास होते हैं उनके accordingly उन्होंने उसको manage किया होगा। हमारे केस में यह था कि मेरे हस्बैंड जो थे, उनकी जो असाइनमेंट्स थी, इज वर्किंग विद यूएन, और उनकी जो असाइनमेंट्स थी वो डिफरेंट कंट्रीज में थी और वो नॉन फैमिली स्टेशंस थे। सो हम जब वो इस तरह की डिस्टेंस पे होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस। आई वुड नेम फ्यू। फॉर एग्जांपल, जो बच्चों की जो ग्रूमिंग है, वो दिस इज वन ऑफ द मेजर जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है। ग्रूमिंग इन अ सेंस के पेरेंट्स की दोनों की प्रेजेंस जो है वो मतलब अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम बनाया है वो यही है कि पेरेंट्स दोनों जो है वो बच्चों की परवरिश कर रहे हों। सो वो ये होता है कि जो प्रेजेंस है वो कुछ टाइम के लिए होती है मिस, और दूसरा ये कि जो भी कोई इस तरह का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है उसमें जो है वो ज़ाहिर हस्बैंड है या वाइफ है जो भी दूर है, वो जो फैमिली इवेंट्स हैं वो मिस कर रहे होते हैं, फैमिली गैदरिंग्स मिस कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली वो एक मतलब वी आर एट इमोशनल रोलर कोस्टर पे हम होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट इट्स ओके। ऑब्वियसली वो हमें ये सारा कुछ जो है वो अपने बच्चों की डेवलपमेंट, उनकी प्रोग्रेस और अल्टीमेटली एक प्रॉस्पेरिटी के लिए ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। और थोड़ा सा ये भी है कि वो चैलेंजेस उससे भी थोड़े और स्ट्रेंथन हो जाते हैं, जब वर्किंग मदर्स जो है वो हैंडल कर रही होती हैं बच्चों को। सो मतलब आपको ऑफिस भी मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, फिर ये है कि साथ में बच्चों की एजुकेशन को देखना, बच्चों की जो डे टू डे उनकी स्कूल की चीजें हैं, और वो आपके स्कूल की तरफ से डिफरेंट वो आ रहे होते हैं, चैलेंजेस आ रहे होते हैं, कोई
कोई पॉलिसी में चेंज हो गया, कोई कुछ चेंज हो गया। सो इस तरह के बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ ये है कि जो एक फैमिली केयर है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओवरवर्क हो जाते हैं पेरेंट्स में से जो भी बच्चों के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं, उस वक्त वो काम कर रहे होते हैं उनके साथ। सो ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट ये है कि दिस इज हाउ द लाइफ गोज। और फिर उसमें ऐसे ही होता है कि हम लाइफ में साथ साथ इन चैलेंजेस को टैकल करते और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते करते, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक का इशू है, उसको फॉलो अप करना और मतलब उसको एक रेगुलर जो है वो फीडबैक शेयर करना स्कूल मैनेजमेंट के साथ, और इस तरह की और बहुत सारी चीजें। फिर जो पर्टिकुलरली बच्चों की इमोशनल ग्रोथ है वो दिस इज अ मेजर कंसर्न, कि बच्चों की जो इमोशनल ग्रोथ है, बच्चों की जो इमोशनल नीड्स है वो कहीं हमसे ओवरलुक ना हो जाए। बिकॉज ये होता है कि हम बहुत सारे लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स में स्टक होते हैं, तो जो बच्चों की इमोशनल ग्रोथ है और पर्टिकुलरली जो उनको उनको खुद को जो अनलीश करना, उनके टैलेंट को उनको अनफोल्ड करना, कि वो कहीं किसी भी लेवल पे कोई फ्रस्ट्रेट ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो उनको। बिकॉज ये कि अब आपको पता है इन सब जो टेक्नोलॉजी का टाइम है उसमें तो वैसे ही मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इट्स नॉट अ स्ट्रेस फ्री। मतलब वो एक टाइम था जब ये स्ट्रेस फ्री हुआ करता था, लॉन्ग 20 years ago। बट ये कि अभी तो ये है कि इतना वो हाई टेक है ये सारा सिस्टम, कि ये स्ट्रेस जो है वो इट कम्स अलोंग विद। सो ये ऐसे वो बहुत सारे चैलेंजेस है जो हमें फेस करने पड़ते हैं। और लेकिन ये है कि वो जो फैमिली मेंबर दूर होता है उसकी सपोर्ट के साथ, उसके उसके एडवाइस के साथ, उसकी हेल्प के साथ जो वो पॉसिबल सपोर्ट कर सकते हैं डिस्टेंस पे रहते हुए, उस सारे को उसको सारे को हैंडल करना और उसके साथ लेके चलना बच्चों को, और उनकी इमोशनल ग्रूमिंग भी करना, उनकी ग्रोथ भी करना। तो बच्चों के एनवायरनमेंट को चेक करना कि मतलब गर्ल्स और बॉयज, उनके एनवायरनमेंट को चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो ये वो कुछ मतलब मेजर चैलेंजेस हैं जो हम इस सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में फेस करते हैं। थैंक यू। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना पर्सपेक्टिव दिया। अच्छा दुरेश अवार, मैं चाहूंगा आप अनफोल्ड कीजिए कि आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में, और बच्चों का क्या, कहाँ का, किस किस स्टेज पे आपने फेसेस की चीजें, तो वो जरा अनफोल्ड कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच यासिर। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी पेरेंटिंग की कैसे की। तो आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड इन बोथ ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स, और मेरे बाद में 4 साल बाद कोई बहन भाई आया भी नहीं था। तो मैं तो बहुत ही एप्पल ऑफ द आई टाइप ऑफ चाइल्ड थी कि बिल्कुल जिससे बहुत लाडला और प्यारा बच्चा जैसे होता है। सो मेरी पेरेंटिंग में मेरी मदर का ज़्यादा रोल है। शी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट। मेरे फादर का इतना रोल नहीं रहा इनिशियली जब मैं एफएससी तक पहुंची। और द मेजर कंट्रीब्यूशन वाज ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स। मेरे दादा की मैं बेटी बनी हुई थी। आई यूज्ड टू कॉल हिम बाबा। तो बाबा, मेरी मदर, मेरी दादी अम्मा, तो इन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ग्रो किया। मेरे दादा वाज ब्रॉड माइंडेड, ऑल्दो वो एक जनरेशन गैप था मेरे फादर और मेरे बाबा के दरमियान। बट मेरे फादर जो है वो नैरो माइंडेड थे। अब मेरे बाबा थे यानी मेरे दादा, जिन्होंने मुझे साइकिलिंग सिखाई अपनी सोराब साइकिल पे, जो कि बिल्कुल फुल साइज साइकिल था। मैं 6-7 साल की बच्ची थी। उन्होंने मेरे साथ बैडमिंटन खेला, उन्होंने मुझे पतंग उड़ाना सिखाई, उन्होंने मुझे बंटे खेलना सिखाया। तो और साथ के नो कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टडी। तो मैं हमेशा फर्स्ट पे आती होती थी। मैथ उन्होंने मुझे टीच किया, मेरी बेस बनाई, और हमारा फैमिली सब्जेक्ट भी मैथ है। तो मीन्स उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। दादी अम्मा हमारी वो भी खुद भी पढ़ी लिखी थी, छोटी बेसिक क्लासेस उन्होंने पढ़ी हुई थी। तो वो हमें मॉरल वैल्यूज बताते थे, किन किन से फ्रेंडशिप रखनी है, स्कूल में किन गर्ल्स के साथ आपने रहना है, किन के साथ आपने दूरी इख्तियार करनी है, और हमारी कल्चरल वैल्यूज क्या हैं, हमारी ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारी फैमिली लिमिट्स क्या हैं। मीन्स हमें दोनों एस्पेक्ट से मुझे जो है एक प्रॉपर ग्रूमिंग अल्हम्दुलिल्लाह मिली। और ननिहाल में तो मैं मतलब वो आप ये समझिए कि मैं एक सेलिब्रिटी। वहाँ तो मेरे टोटली लॉर्ड थे। यहाँ तो लॉर्ड के साथ साथ कोचिंग भी थी, ग्रूमिंग भी थी, टारगेट्स भी थे, तो एवरीथिंग वाज देयर।
So in my personality, almost alhamdulillah, everything was contributed. हर एक चीज fully inculcated in my personality. So that's why I reached to the university level also, and then I started my job also even before wedding. तो मीन्स कि मैं एक कॉन्फिडेंट लेडी भी थी, ब्रेव लेडी भी थी और टैलेंटेड भी थी, कॉन्फिडेंट भी थी. So it was a great contribution of my grandparents and my mother. Excellent. अच्छा, उसके बाद when I was married and I had 2 sons, मेरे 2 बेटे हुए. फिर unfortunately family it ended up being a broken family. तो मैंने उस लिहाज से अपने बच्चों में मैंने टारगेट सेट कर लिए थे शुरू में ही कि नंबर 1 तो ये कि इनको मैंने फैक्ट्स जो है वो बेसिक एज से बता देने हैं, नॉट इन डेप्थ, बट ये कि फैक्ट्स इनको बताने हैं. और by that time till now they never probed what happened, what not happened, what were the causes and what were the root causes. कभी उन्होंने मुझसे ऐसे डीप क्वेश्चंस नहीं किए because they are well aware of that. प्लस मैंने ये भी कहा था कि मैंने उन दोनों को दीनी तालीम साथ साथ देनी है, जितना हो सका मैंने के साथ खुद भी पढ़ा कुरान मजीद, उनको भी बताया. प्लस मैंने उनको दोनों को हिफ्ज़ कुरान भी किया. ये मेरी अल्लाह ताला से एक कमिटमेंट थी, एक वादा था कि मैं अपने दोनों बेटों को हाफिज़ कुरान बनाऊंगी. तो अल्लाह ताला ने उसमें कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा जो बड़ा बेटा है अभी वो 18.5 साल का है, और जो मेरा छोटा बेटा है वो भी माशाल्लाह 15 ईयर्स का है. तो बोथ ऑफ देम हाफिज़ कुरान माशाल्लाह ताला. चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं, यू कैन नॉट से कि चैलेंजेस नहीं आते हैं. मतलब मैंने अपनी बचपन की लाइफ में या जो अर्ली एज की लाइफ में बड़ी स्मूथ गुजारी. मेरे पेरेंट्स को इतने चैलेंजेस नहीं आए होंगे, बट मुझे डेफिनेटली आए. उसमें ये था कि जैसे बच्चा रात को बीमार हो जाता है तो ऑल ऑफ ए सडन मेरी गाड़ी मेरे घर से बहुत दूर पार्क हुई होती थी. तो रात को 1 बज रहा या 2 बज रहे होते थे, तो मेरी सिस्टर मेरे साथ होती थी. तो यही होता था कि सेहतमंद बच्चे को भी, या तो हमारे पास 2 ऑप्शन होती थी कि या तो सेहतमंद बच्चे को भी गाड़ी में डालें और दोनों को इकट्ठा ही लेके जाएं, या फिर यही है कि वो उसके साथ घर में रहे एक बच्चे के साथ और मैं जाके अकेली फिर मैं जाके गाड़ी ले आती, फिर बच्चे को अंदर डालती, फिर अकेली रश करती इमरजेंसी में. सो ऑन एंड ऑफ ये चीज़ें ज़ाहिर चलती रहती हैं, टफ हो जाती हैं चीज़ें. फिर उसके बाद ये है कि जो हमारा सोसाइटी बिहेवियर है वो वैसे अनफॉर्चुनेटली इतना फीमेल ओरिएंटेड नहीं है, इतना वेमेन ओरिएंटेड अच्छा नहीं है. और स्पेशली कुछ वो हमारे व्यूज और कॉन्सेप्ट्स बन गए हुए हैं कि जी ये है और वो. तो आई गॉट गुड मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह, माय लेफ्ट राइट, दे वर वेरी कोऑपरेटिव, बट ऑल आर नॉट लाइक देम. और कुछ होते भी नहीं है, मतलब कोई मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर जाता, कोई मेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस डाल जाता, या इवन मैंने कारी साहब बच्चों के लिए रखे जब अर्ली एजेस में, जब पहले उनको कुरान मजीद खत्म कराना था. तो कारी साहब वाज प्रूविंग एक 2 कारी साहब मैंने रखे, क्योंकि कारी साहब कोई भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास परमानेंट नहीं होते, चेंज होते रहते हैं, उनके कोई इशूज होते हैं. सो ही स्टार्टेड प्रूविंग. एक दिन उन्होंने कोई क्वेश्चंस किए, फिर मेरे बच्चों का मतलब डे 1 से मैं उन्हें कहा था कि आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर मदर, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर सिस्टर, एवरीथिंग. तो आप मेरे साथ हर बात शेयर करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो दे नेवर हिड एनीथिंग. सो एक दिन उन्होंने पूछा जी कहाँ होते हैं फादर, तो जी बाहर होते हैं. ये मैंने उनको बताया होता, आप बताया करें. एंड दिस वाज फैक्ट आल्सो. उसके बाद दूसरे दिन अच्छा कब आते हैं, मतलब सो ये हमारे कुछ चीजें हैं. यस, बिकॉज he has nothing to do with that. उनका ऐसे कोई लेना देना नहीं. अच्छा, प्लस है उसमें अब एक और चीज में आपको साथ इंटरेस्टिंग भी है कि मेरा बच्चा जब 9-10 साल का हो गया, 6-7 क्लास में था, मतलब he was doing parallel schooling and हिफ्ज़ कुरान also. तो वन डे ही वाज आस्किंग, मैं उनको रात को स्टोरी सुनाती होती थी, तो वो स्टोरी सुनने के बाद उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि मम्मा सॉरी, आप मेरे एक टीचर हैं, वो कह रही है आपकी मम्मा बड़ी मतलब वो कब तक यूँ लोन रहेंगी, अब तो पे बड़ा वर्क लोड है, ये है वो है. सो इस तरह की वो थोड़ी सी घुमा के मेरे साथ बातें कर रहा था. तो देन आई फेल्ट दैट रादर, बल्कि उसने मुझसे शेयर किया कि ही इज लुकिंग आफ्टर अ पर्सन फॉर मी. तो मैंने उसको
पॉज कर दिया। मैंने कहा आपने बिल्कुल इस पे डोंट थिंक अबाउट दैट, आप इस तरह की बात कभी सोचे भी नहीं हो। जो आपको इस तरह का मशवरा भी देता है ना, तो डोंट फॉलो दैट पर्सन। आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें, आप अपना एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएं, आप अपने आप को आपने ग्रूम करना है, आपने बहुत आगे जाना है, फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स अबाउट मामा। तो मतलब ये चीज़ें हैं जो सोसाइटी की तरफ से आई थिंक कि हमें उसमें दूसरा। फिर मैं आपको ये बताऊं कि विमेन का तो हमारे यहाँ चैलेंज होता है, वर्किंग वुमेन के कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस होते हैं। ऑल ऑफ देम जो कि हमारे पैनल में बैठे हैं, सिवाय एक के लिए वर्किंग भी है। और वर्किंग वुमेन में मैंने ये देखा है कि मतलब जब एज सिंगल तो ज़ाहिर है चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सुबह बच्चों को पिक ड्रॉप करना, उसके बाद फिर ऑफिस जाना, फिर उसके बाद बैकअप टाइम पे फिर बच्चों को पिक करके घर ड्रॉप करना, फिर ऑफिस जाना, फिर उसके बाद रात को होमवर्क करा के उनको फिर उनकी सारी जो मतलब मैंने कभी मेड्स पे टोटली नहीं डाला हुआ था कि जी वो खिलाएं पिलाएं। उसके बाद उनको होमवर्क करा के सुला के फिर नमाज वगैरह पढ़ के और फिर आप दोबारा कोई ऑफिस का अपने आप को भी रिफ्रेश भी करते हैं। प्लस मैंने फिर अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की। मैंने डबल मास्टर्स भी दोबारा किया, मैंने फिर एमडी भी किया। तो मैंने ये फील किया है कि जो कॉम्पिटेंट लेडीज़ होती हैं या जो टैलेंटेड लेडीज़ होती हैं, आई थिंक उसमें उनके साथ कंपटीशन लेवल भी बढ़ जाता है उनके साथ। हमारी सोसाइटी की फीमेल्स मेल्स दोनों ही मतलब कंपटीशन उस पर ज़्यादा फील करते हैं कि जी इनके साथ ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। राइट। सो ये चीज़ है कि जो बिल्कुल ही चैलेंजेस भी हैं, और इसमें हमारी सोसाइटी को चैलेंजेस को एड्रेस करना भी चाहिए। राइट। अच्छा, मैं चाहूंगा बहुत खूबसूरत तरीके से दुरेशवार आपने बहुत ग्रास रूट लेवल से अपने जो दादा का आपके साथ रिलेशन था उसको अनफोल्ड किया, और बहुत अच्छे तरीके से फिर वही लेगेसी को लेके चलते हुए आपने अपने बच्चों के साथ वो रिलेशन जो है उसको कायम किया। एक्सेलेंट। और जो चैलेंजेस आपने फेस किए वो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किए। मैं चाहूंगा सोनिया, थोड़ा सा आप अपना जो एक्सपोजर, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको लोगों के साथ शेयर करें कि किस तरह आपके बच्चों का सफर स्टार्ट हुआ आपके साथ, और अब वो किस स्टेज पर हैं और कौन कौन से मराहिल से आप गुजरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सोनिया। जी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कमांडो स्टाइल की लेडी रही हूँ बचपन से ही। जब और फैमिली से जो बिलोंग था वो भी कुछ इस तरह के साथ था कि मदर वगैरह, भाई और सब लोग पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो छोटी सी एज से मुझे बहुत कुछ करने का एक शौक बहुत होता था कि कुछ नया करूं। जेंट्स के साथ नॉर्मली ये होता है ना कि बच्चियां होती हैं तो उनको दूर रखा जाता है, या ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो मेरे लिए बचपन से ही एक चैलेंज होता था कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले तो जो मुझे याद है, मैंने सबसे पहले एक डॉग पाला, छोटे से लेके वो इतना हाईएस्ट हो गया, बहुत ऊपर उसकी हाइट हो गई। और वो फिर पूरे एरिया में एक साइकिल और एक मैं, मतलब सोनिया, आज तक इतने साल गुजर गए हैं, लोग याद करते हैं कि सोनिया वो कुत्ते वाली साइकिल वाली लड़की। तो उस एज से जब हम पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वहां पे ये चीजें नहीं होती, वो तो लड़कियों को छुपा के रखते हैं ना। तो मैं कमांडो स्टाइल की थी, हर काम करने का मुझे शौक था। जो मुश्किल टारगेट होते थे वो लाइफ में मुझे ही मिलते थे, मेरे घर में भी, कि इस सोनिया से को ये जाके ये करके आ जाएगी। तो वो मैं करके भी आ जाया करती थी छोटी सी एज में। ऐसे बढ़ते गए, स्कूलिंग में आए, स्कूलिंग में भी मैंने काफी अचीवमेंट्स की। एक स्कूलिंग टाइमिंग में एक बच्चा सिर्फ पढ़ता ही है, तो उसमें मैंने शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी सीख ली थी, कराटे भी मैंने सीख लिए थे। इवन के मैं कराटे सिखाया करती थी छोटी सी एज में। हैदराबाद डिवीजन में मैं 3-4 सेंटर थे जहाँ पे मैं कराटे सिखाया करती थी। मैं भी छोटी सी, मैं लाइक ये 8 क्लास की स्टूडेंट थी, 8, 9, 10, 11 तक मैंने इसे कराटे का ब्लैक बेल्ट किया, और काफी मैं मशहूर भी हो गई इस सिलसिले में। फिर कॉलेज जब ज्वाइन किया तो उसमें एथलीट रही, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही सिंध की। और बास्केटबॉल, मतलब हार्ड किस्म के जितने काम थे वो मैं करती थी। अब शायद मुझे इसलिए कमांडो स्टाइल में अल्लाह ताला ने तरबियत दिलवाई थी दुनिया में, कि आने वाले वक्त में जो मेरा फ्यूचर आने वाला था ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड था।
जी, तो जैसे ही मेरी शादी हुई फर्स्ट ईयर में, तो पता चला वो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। वो लोग बिल्कुल डिफरेंट थे, वो माइंड से मतलब मैच भी नहीं करते थे, लेकिन डिफरेंट थे। मगर मेरी मदर ने कहा कि बेटा ये तुम्हारी किस्मत में, इसको अब तुमने ही डील करना है। तो उस टाइम आई थिंक के शादी के 10-15 दिन के बाद मैंने ज्वाइनिंग दी स्पेशल एजुकेशन में। मेरी एज उस वक्त थी मेरे ख्याल में 16-17 थी। तो जब मैंने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सिंध ब्यूरो ऑफ करिकुलम को मैंने अपना सीवी भेजा, तो वो हंस पड़े कि ये तो जीएसटी मांग रही है बच्ची, इसको तो ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, ये जीएसटी कैसे मांग सकती है, तो बीए बीएड में मिलती है। तो मैंने उनको ये बड़ा इंसिस्ट किया, मैं खुद गई डायरेक्टर के पास और जाके उनको मैंने कहा सर आप मेरा इंटरव्यू तो लेके देखे। तो वो हंस पड़े, तो बोला अच्छा बैठो बेटा। मैंने फिर बताना शुरू किया, मैंने कहा सर आप ये देखिए मेरे कितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आप ये देखिए। उन्होंने देखे, वो हैरान हुए, बोलते बेटा ये इतने सारे वोकेशनल के भी सर्टिफिकेट्स हैं, इसके भी हैं, स्पेशल इसके भी हैं, इसके भी, इतने सारे सर्टिफिकेट्स आपने कैसे जमा किए। मैंने कहा सर मैं सुबह से ये मेरी टाइमिंग होती थी, इसमें मैं इधर जाती थी, इसमें मैं इधर जाती थी, इसमें मैं कुरान हिफ्ज करती थी, इसमें इस तरह के बहुत सारी चीजें मैंने उनको दी। उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, फिर मैंने उनसे कहा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मोहम्मद साले गोपांग सिंध के, तो मैंने उनसे कहा कि सर एक सवाल अब मैं आपसे पूछूं। कहते हैं क्या। मैंने कहा आप इस कुर्सी तक कैसे पहुंचे। वो बड़ा हैरान हुए कि ये इतनी छोटी सी बच्ची मुझसे कैसे सवाल कर रही है। तो मुझे कहते हैं कि ये बेटा ये आप क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा सर मेरी नजर आपकी सीट पर है, मैं भी तो आऊंगी ना इस सीट पे। बड़ा हंसे, उन्होंने बैल बजाई और उसको बुलाया और वो जो उनका जो क्लर्क था उसको बुला के कहा, इस सिंधी में कहा ना कि इन बच्ची जो ऑर्डर टाइप कर। तो वो उसने टाइप किया। जब मैं इस ऑर्डर लेकर वहां गई हूँ भागती भागती, अपने हैदराबाद में था जीआर कॉलोनी में, ब्यूरो ऑफ करिकुलम का है स्पेशल एजुकेशन आशियाना। जब मैं वहां गई तो प्रिंसिपल मुझे देख के कहती है वो सिंधी में ना कि वो किधर है, टीचर का थे। मैंने कहा मैडम माँ पाण आया। सिंधी मुझे भी आती है, मुझे पश्तो, सिंधी, पंजाबी, इंग्लिश सब लैंग्वेजेस आती हैं। तो वो मुझे कहने लगी कि ना हैरान हो के ये बोलते डायरेक्टर चरियो थी भी आए चा वो इतनी सी बच्ची को कैसे दे सकता है। डायरेक्टर को फोन करके कहती है सही है तो अच्छा गया, ये आपने क्या किया है, ये तो बच्ची थी। बोला तुम्हें इस बच्ची का नहीं पता, तुम बस इसको क्लास दो और ये जाने और इसका काम जाने। 5 साल मैंने वहां पढ़ाया और एज ए इंस्ट्रक्टर कराटे में भी काम किया, स्पेशल लैंग्वेज में भी काम किया, डेफ सेक्शन को भी किया। इसके साथ साथ ये जो मेंटली रिटार्डेड की एक क्लास मैंने पूरे साल ली। मेंटली रिटार्डेड में आप ये देखें कि 15 साल 12 साल के बच्चों से लेके 25 साल के होते थे और मैं उनके सामने बच्ची लगती थी। तो लेकिन मैंने उन सबको कवर किया हुआ था। तो वो डायरेक्टर ने खुद मुझे सिटी पे भेजा। फिर ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट हुआ, उस टूर्नामेंट में स्पोर्ट्स भी था, लैंग्वेजेस भी थी, सारी चीजें हमारी थी ऑल पाकिस्तान। उसमें टॉप पे मैं थी, मेरी क्लास, मेरा स्कूल और मैं। और आज भी हमारे ब्यूरो ऑफ करिकुलम में मेरी सारी चीजें मौजूद हैं। जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा है और जहाँ पे मैं रही हूँ उसमें भी, जुबैदा कॉलेज हैदराबाद में, मेरी सारी तस्वीरें आज भी लगी हैं। 35 इयर्स हो गए। और अच्छा, उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुई। सोनिया आपके लिए कमेंट आया है, शाजिया कयूम है, किम शाज है ये, व्हाट अ कमांडो सोनिया खान, वेल डन। अच्छा हम पूछना चाहेंगे जो कमांडो सोनिया है इसने अपने घर में अपने बच्चों के साथ किस तरह ट्रीट किया, थोड़ा सा उसको अनफोल्ड कीजिए। ये मैं इसी तरफ आ रही हूँ। उसमें हुआ ये कि जैसे मेरी शादी हुई उसके फौरन ही बाद मुझे जॉब करनी पड़ गई। फिर 1 ईयर के बाद बच्चे औलाद पैदा हो गई और मैं उसको भी साथ लेके चलती थी। और इसके साथ साथ घर का सारा, मतलब घर का हाउस वाइफ जो काम करती है वो भी मैं सारा करती थी। सारे घर वाले सोए होते थे और मैं मशीन लगा के सबके कपड़े धो रही होती थी, ये भी वो भी, मतलब वही कहीं भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ती थी। और घर को भी इतना नीट रखती थी कि सब हैरान होते थे कि ये कैसे कर लेती है इतने सारे काम। बस ये था कि एक काम मुझ में आदत है, मैं कैप्रिकॉर्न स्टार से हूँ, तो ये आदत सी है कि जो काम हमारे ऊपर आ जाता है तो हम कहते हैं बस करके ही छोड़ना है। उसमें बच्चों को जैसे जैसे बच्चे स्कूलिंग के हुए, स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको छोड़ के आना, लेके आना। एक्चुअली मैंने अपने बच्चों को ट्यूशंस नहीं लगाई कभी भी, हमेशा मैंने उनको खुद ही पढ़ाया। और फिर पहले वो स्पेशल एजुकेशन छोड़ के फिर मैं ये बिल्डर्स मार्केटिंग में जब आई हूँ, तो इसमें भी मेरा टाइमिंग बहुत लॉन्ग टर्म होता था। हमारे ऑफिस का कराची में, पंजाब में, कोयटा में, पेशावर, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं।
तो वहाँ पे मेरे बच्चे भी साथ साथ ही मेरे होते थे, और फिर मैंने इनको पढ़ाना भी रात को है, इनके ड्रेस का भी सारा ख्याल रखना है, इनके स्कूल का, टीचर्स का, जो जितने भी हर किस्म की छोटी से छोटी बात के लिए भी मैं टीचर्स के पास पहुंच जाती थी कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं, ये चीज ऐसे करें बच्चों को। ये क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचर रह चुकी थी और वो भी फिर स्पेशल की, तो फिर नॉर्मल बच्चे तो मेरे लिए आम सी बात हुए ना। तो मैं टीचर्स को जाके बता कर आती थी कि देखिए आप ऐसे नहीं ऐसे लिखवाएं, ये चीज ऐसे नहीं करें। फिर बच्चों को इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही था कि रात भर उनको बैठ के पढ़ाना भी है, सोने से पहले उनको सारी चीजें याद करानी है, जैसे जैसे बड़े हुए फिर एहतिकाफ में भी बैठे। फिर बेटी जो थी ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैंने खुद बिजनेस पढ़ा हुआ है, जब उसे ओ लेवल्स में हम बिजनेस पढ़ा रहे थे तो वो भी मैंने ही पढ़ाया, मैंने किसी ट्यूटर को नहीं रखा। फिर जब ए लेवल्स आया, ए लेवल्स में मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा अब तुम लॉ करो, इंटरनेशनल लॉ। फिर मैंने उसको इंटरनेशनल लॉ खुद पढ़ाया, क्योंकि मैं भी लॉयर हो चुकी थी, मैं पढ़ते बिजनेस, घर और तालीम तीनों मैंने जारी रखी, फिर मैं भी लॉयर बन गई। उसके बाद ये जो थोड़ा कराटे में मैंने अपनी बेटी को कराटे से इन्वॉल्व किया, छोटे बेटे को किया, बड़े बेटे ने उस वक्त नहीं किया क्योंकि वो जो क्रिकेट और फुटबॉल का प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन मैंने उसे अपने साथ बिल्डर लाइन में रखा। पाकिस्तान की जितनी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां हैं, स्टार मार्केटिंग, रियल मार्केटिंग, जितनी भी मार्केटिंग पाकिस्तान में बिल्डर्स हैं वो सब मुझे जानते हैं सोनिया खान के नाम से, गीगा मॉल वाले जो हैं। तो इन सब ने, मतलब वो सब जहां जहां मैं जाती थी, मैं अपने बड़े बेटे को, उस वक्त उसकी हार्डली एज हो गई थी 13-14, मैंने कोट वोट पहनाना और बड़ा अच्छा एग्जीक्यूटिव लेवल उसे दे के अपने साथ ऑफिस में साथ साथ रखती थी, क्लाइंट्स लाओ, इधर करो, ये कॉल्स करो। वो आस्ते आस्ते इतना मेच्योर होता चला गया कि मेरे साथ साथ वो मेरे ऑफिस में इन्वॉल्व होता गया। छोटे वाले बेटे को भी मैंने, कंप्यूटर्स वगैरह तो ऑलरेडी होता ही, आपको पता है ये सारी ट्रेनिंग तो लेते ही है बच्चे। बेटी ने भी IT भी किया, उसके साथ भी, मतलब सारे लेने के साथ साथ मैंने, अब वो मेरा बेटा इस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है। ब्लू वर्ड सिटी का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है इस वक्त, उसका वो बहुत अच्छा वो काम कर रहा है और वो अपने लाइन पे चल पड़ा है, अल्लाह का शुक्र है। पढ़ाया भी, इबादतें भी कराई, इवन के अभी एक बात याद आ रही है कि जब लाइट चली जाती है ना हमारे पाकिस्तान में, तो उस वक्त जब लाइट जाती थी ना तो मैं सब बच्चों को बेड पे लेके बैठ जाती थी। मैंने कहा चलो जिक्र इलाही शुरू करो, अल्लाह अकबर। फिर हम इतना पढ़ते थे, तो वो टाइमिंग भी जब लाइट आती थी फिर उठ के सब बच्चे भाग जाते थे। मीन्स इस तरह से तीनों चारों चीजें मैं लेके चलती रही। इसमें मॉरली जो हमारे रिश्ते नाते हैं इनको कैसे लेके चलना है, कैसे रेस्पेक्ट देनी है। इवन कि हमारे घर कोई मासी भी काम करती है ना तो मेरे बच्चे उससे आप करके बात करते हैं कि आंटी आप ये करें, आंटी, अम्मी, मम्मी, आंटी को ये कहें। मतलब वो बदतमीजी वाला ये सिलसिला रखा ही नहीं है। मेरे दरवाजे पे कोई फकीर आ जाए तो मेरा बच्चा कोई उसको धुतकार नहीं सकता कि भाई आप जाए यहाँ से, नहीं मम्मी क्या देना है इनको, क्या देना है, हाँ बेटा तुम्हारे पास से दे दो या मेरे पास से मैं दे देती हूँ। मेरा एक सोशल वेलफेयर का काम चल रहा है। मैं जब 7 क्लास में थी। सोनिया ब्यूटीफुल, ये तो आप मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से अनफोल्ड कर रही चीजों को। थोड़ा हम ये चाह रहे हैं कि आपने जो चैलेंजेस फेस किए बच्चों की परवरिश के हवाले से, और उसमें फादर का जो रोल इन था, आउट हुआ, जैसे भी था, थोड़ा सा उसमें जो चैलेंजेस आए ताकि लोग सीखें उससे, तो वो जरा अनफोल्ड कीजिए प्लीज। जी मैं बताती हूँ। इसमें फादर्स का कोई रोल नहीं था। अच्छा। वो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। इवन कि उससे कोई परवाह नहीं थी कि बच्चों ने ईद पे कपड़े पहनने हैं या नहीं पहनने। वो सोनिया है ना कर लेगी, सोनिया है ना कर लेगी। मैं अक्सर कहा करती थी कि अगर मैंने बाहर उठा ही लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब हाथ झाड़ के बैठ जाएं। एक्चुअली मेरी जो इन लॉस थे ना वो मेरे ही घर आके रहने लगे थे। सास भी थी, नंदे भी थी, देवर भी थे सॉरी। वो सारे लोगों को मतलब मैं ही सपोर्ट करती थी, 2 जॉब्स करके और बिजनेस में भी, सारी चीजों में। आज मेरा एक देवर जो है छोटा, उसको मैंने ही ग्रोथ अप किया, सारा किया। आज आजाद चैनल का मालिक है और आपका हर चैनल्स पे आता है ना SCNS TV प्रोडक्ट मार्केटिंग, उसका जो ऑनर है सज्जाद गोंदल, वो मेरा छोटा देवर है। उसे भी मैंने ही पाला, मैं ही धक्का लगाते हुए उस लेवल तक इन सब लोगों को लेके गई कि आज माशाल्लाह से सब अपने घर बार, बिजनेस, गाड़ियां, हर चीज उन लोगों के पास अवेलेबल है। लेकिन उनमें से किसी एक ने भी मेरी सपोर्ट नहीं की, किसी एक ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने उन सबका साथ दिया। पूरी फैमिली को मैंने कई साल तक अपने घर में रख के उनको सपोर्ट करती रही, उनका सारे एक्सपेंस उठाती रही हूँ मैं। तो बच्चों के मामले में मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई ना वो लड़की की तरफ से आई, जो मेरी बेटी थी। वो छोटी बच्ची थी तो मुझे बस ज्यादा फिक्र ये रहती थी, मेरा ऑफिशियल टाइम ज्यादा था।
तो पीछे से दिल इतना घबराता था, दुआएं पढ़ती थी, अल्लाह से दुआएं करती थी मेरी बेटी को हिफाजत में रखना। पीछे अकेली है मेरी बेटी, 2 बेटे थे वो मतलब छोटे थे ना, तो बेटी को तो ऑफिस में आपको पता नहीं ला सकते, जेंट्स वाले ऑफिस होते तो वहां तो हम पठान स्टाइल के लोग हैं, हम तो किस्मत से आ गए, लेकिन वो बच्चों को तो बच्ची को तो मैं बहुत सेपरेट रखना चाहती थी कि मेरी बेटी को कोई देखे भी नहीं। तो माशाल्लाह एजुकेशन के बावजूद भी मेरी बेटी आज भी अबाया भी पहनती है इज्जत से, अपने मतलब सेपरेट रहने के आदि। मगर मैं बहुत डरती थी। एक बार ऐसे हुआ कि ऑफिस में मेरी एक फाइल ना घर में रह गई। तो मैं लाहौर का प्रोजेक्ट कर रही थी, टेली टावर। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी थी। तो मैंने क्या, मेरी फाइल रह गई, मैंने कहा जाके फाइल लेकर आती हूँ घर से। तो मैं घर के पास जब पहुंची हूँ तो मेरी बेटी थी उस वक्त 11 ईयर्स ओल्ड, और छोटा बेटा था 6-7। ठीक है। तो उसने क्या किया, वो भागती हुई आ रही है और चीख भागती भागती आ रही है। मैंने देखा ये क्यों इतना तेज दौड़ती हुई आ रही है, मैंने आगे से पकड़ लिया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है? बोलती वो देखे पीछे मेरे लड़के लग गए। जब देखा तो बाइक पे 3 लड़के और वो आगे। मैंने देखा, मैंने जो गुस्सा चढ़ा, आप यकीन करें, मैं लड़कों के पीछे भागी, वो लड़के भाग गए। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि ये तो आज मैं इत्तेफाकन फाइल लेने आई हूँ, तो ये बच्ची मतलब हमने देख लिया सेफ हो गई ना, तो अगर नहीं होती तो फिर क्या होता। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने फिर इसके फादर को फोन करके सुनाया, देवरों को सुनाया। मैंने कहा कल तुम लोग अगर वहां हाजिर नहीं हुए इसके स्कूल के आगे, तो मैं आके तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं करूंगी। मैंने कहा बहुत बर्दाश्त कर लिया, तुम लोग को इतनी तमीज नहीं है। फिर वो ड्यूटी लगाई, एक दिन एक देवर गया, दूसरे दिन दूसरा, फिर इसके फादर को फोन कर करके सुनाया मैंने, फिर वो गया। तो इस तरह से हमने कोई वीकली ये एक प्रैक्टिकल किया, तो वो फिर लड़के वहां से गायब हो गए। मैंने, आप यकीन करें, वो घर हमारा रेंट पे था। सोनिया सबको इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपने एक्सपोजर को शेयर किया और चैलेंजेस को शेयर किया। मैं इरम को लेना चाहूंगा। इरम, थोड़ा आप अपने जो चैलेंजेस आपने फेस किए अपने बच्चों का ब्रॉटअप के हवाले से, तरबियत के हवाले से, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए सबके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें। सोनिया की कहानी सुन के, सोनिया की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एप्रिशिएटेड सारी वो मदर्स जो कि एज ए सिंगल मदर जितने भी चैलेंजेस फेस कर रही हैं। हेड्स ऑफ आप लोगों को सबको, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की मुस्तहिक़ हैं आप। मेरे हवाले से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं पिछले 8-9 साल से मैं एक सिंगल मदर हूँ, और इस सिंगल मदर के होने के साथ-साथ ऐसा है कि मेरी सारी जो अर्निंग की एफर्ट्स हैं, जो कि सारी कमाने की ज़िम्मेदारी है, वो भी मेरे ही ऊपर है। तो उसमें जो मैंने सोचा, जो मेरी स्ट्रैटेजी रही, वो ये थी कि मेरे बच्चे चूँकि छोटे थे उस वक़्त बहुत, तो मैं उनको छोड़ के घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसमें मुझे ये सोचना था कि मैंने घर में रहते हुए ऐसे कौन से काम हैं जो मैं कर सकती हूँ। तो मेरा कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस रह चुका था रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट्स का। उनको मैंने इस्तेमाल करते हुए घर से मैंने कैटरिंग का काम स्टार्ट किया, ताकि मुझे ये तसल्ली रहे कि मेरे बच्चे जो मेरी आँखों के सामने हैं। लेकिन उसमें चैलेंजेस ये थे, मैं डायरेक्ट चैलेंजेस की तरफ इसलिए आऊँगी क्योंकि टॉपिक इसका जो है वो हमारा चैलेंजेस का है ना। तो उसमें ये था कि सुबह मेरी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं हुआ करती थी कि मैं बच्चों के लिए कोई वैन अफोर्ड कर सकूं, या मैं बच्चों के लिए कोई वैन लगा सकूं। तो उसमें ये होता था कि हम लोग बहुत ही हमें सुबह लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमें जाना पड़ता था। बच्चों को मैं खुद लोकल ट्रांसपोर्ट पे सुबह छोड़ के आया करती थी, और फिर घर आके अपने बाकी काम जो मेरे होते थे दिन के रूटीन के, वो करने के बाद फिर उनको 1:30 बजे मुझे लेने भी जाना होता था। उसी तरह लोकल ट्रांसपोर्ट पे, घर से स्कूल काफ़ी फासले के ऊपर था। तो गर्मी है या सर्दी है, आंधी है, तूफ़ान है, कुछ भी है, उसमें ये था कि बच्चों का एक दिन भी मैंने स्कूल का स्किप नहीं करवाया। तो ये छोटे बच्चों के हवाले से ये चैलेंजेस थे। बच्चे जो हर एज ग्रुप में, बच्चे के चैलेंजेस असल में डिफरेंट हो जाते हैं। हर एज ग्रुप में जब बच्चे होते हैं तो उनके वो डिफरेंट उनकी डिमांड्स होती हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ब्रॉट अप करने के लिए आपको और तरह के चैलेंजेस का सामना होता है। जैसे अब बच्चे हमारे जो हैं अब वो टीन एज ग्रुप में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको यहाँ तक लाने के लिए पहले उनकी स्कूलिंग
और पहले बात जो दुरुश करती थी, तो उसमें जैसे उन्होंने ये कहा कि इमोशनली बच्चों को डिस्टर्ब होने से, और वो एक सिंगल मदर की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरी तो मसला ये भी था, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, कि फाइनेंशियली जो है वो भी उनको सारा सपोर्ट करना, और फिर उनको सर उठा के जीना सिखाना कि इमोशनली वो डिस्टर्ब भी ना हो, वो इस माशरे का सर उठा के सामना भी कर सकें। इस तरीके का बच्चों का जो ब्रॉटअप करना है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का एक सिंगल मदर को सामना करना पड़ता है। अच्छा, उसमें एक तो पर्सनली तो जिन हालात से आप गुजरते हैं सो गुजरते हैं, लेकिन जब आप उसमें एक हार्ड वर्किंग के साथ साथ अपना एक राब्ता जब आप अपने अल्लाह से बहुत मजबूत कर लेते हैं ना, तो वो कदम कदम पे आपको थाम लेता है, आपको संभाल लेता है, आपको भटकने नहीं देता। हमारे बच्चे कभी भी वो नहीं सीखते जो हम उन्हें दिन रात बोल के समझाना चाहते हैं, या जो हम उन्हें बोल के बताना चाहते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें बता रहे हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप कर रहे हैं, जो वो आपको करता हुआ देख रहे हैं। आपके बच्चों ने हमेशा आपसे वो लर्न करना है, आपके बच्चों ने हमेशा आपसे वो सीखना है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जैसे अभी सोनिया ने कहा कि एक सिंगल मदर को बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा, उसको अपने बच्चों की नानी, दादी, बाप, माँ और दूसरे रिश्ते जो उसकी ज़िंदगी में मिसिंग है, उन सब का रोल उसको खुद प्ले करना होता है। उसको अपने बच्चों को एक इतना मुकम्मल एनवायरनमेंट पड़ता है कि उसके बच्चे कहीं भी कोई चीज़ मिसिंग फील ना करें। उसमें आपको, जब आप अपने बच्चों को एक होप, ऐसी एक होप दे देते हैं, ऐसी उम्मीद दे देते हैं से, और उनकी इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को जरूर करें, जैसे कि मैं की बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, उनके बच्चे कहीं देंगे, बच्चे कहीं बिगड़ जाएंगे, बच्चे आगे जाके इनकी जिंदगी में जो एक बाप के ना होने की वजह से जो एक फ्लॉ रह गया है, तो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना एक सिंगल मदर का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। सबसे बड़ा उसका चैलेंज ये होता है कि वो अपने बच्चों को भटकने ना दे रास्ते से। ये इनको खिलाना पिलाना, इनका ब्रॉटअप, इनकी तालीम, लेकिन सबसे बड़ी ये भी होती है बच्चों को एक यकीन ऐसा दे कि बच्चे, ये जो आजकल का हमारा माशरा है, इसमें बहुत ज़्यादा ये फितनों का दौर है, ये फसाद का दौर है। इसमें एक सिंगल मदर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इन हालात से, इस माहौल से अपने बच्चों को ना महफूज रखे, बल्कि वो अपने इतना करामत शहरी बनाए कि वो माशरे दूसरे लोगों की जिम्मेदारी भी उठा सके। वो अपने आप को संभालने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी। सिंगल मदर जो है, चूंकि उसकी अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा एक चैलेंजेस से भरपूर होती है, तो शायद उसके बच्चे ज़्यादा अच्छे तौर पे इस बात को समझ सकते हैं। तो एक सिंगल मदर को जो है, वो ज़रूरी नहीं कि ऑल्दो के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अपने इस वीक पॉइंट को वो अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकती है, और वही स्ट्रेंथ वो अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर सकती है, अगर वो स्मार्टली मूव करे, अगर वो स्मार्ट और एक्टिव हो। तो इन चैलेंजेस को वो अपने बच्चों में एक स्ट्रेंथ के तौर पे भी ट्रीट करे। बहुत शुक्रिया इरम, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जो चैलेंजेस आपने पर्सनली फेस किए उसको आपने इनकॉर्पोरेट किया। मैं चाहूंगा, अभी प्रोग्राम का टाइम भी अपनी क्लोजिंग की तरफ है, कुछ लास्ट मिनट है हमारे पास, तो हम जो इसके सोल्यूशन हैं जो अल्टरनेट हो सकते हैं उसकी तरफ अगर हम जाएं, और कुछ लोग जो लोगों को कुछ होप दे सके कि सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं है, इसके अल्टरनेट रूट भी हैं, और अगर उनको अडॉप्ट किया जाए तो बेटर वे से हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, चाहे आप सिंगली उनको हैंडल कर रहे हैं या वैसे ही नॉर्मली आप उनकी तरबियत कर रहे हैं। तो मैं नूर से चाहूंगा कि इसके सोल्यूशन की तरफ, और उसमें सोसाइटी का क्या रोल है, बिकॉज ये ह्यूमन राइट एडवोकेट हैं, तो वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें तो बहुत बेहतर होगा। जी नूर। थैंक यू सो वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे सब साथियों ने जितनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज अपनी अपनी डिस्कस की, और मैं समझती हूँ कि जो आपने बहुत खूबसूरत एक बात की मेरे सब साथियों ने, कि जब मदर स्ट्रांग होती है तो वो अपने बच्चों को स्ट्रांग करती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो सोसाइटी है
वो बेसिकली औरत को हमेशा कमजोर करने की कोशिश करती है, बिकॉज ये है कि वो सारे के सारे प्रेशर जो है वो औरत को फेस करने पड़ते हैं, हर तरह का। चाहे मदर जो है वो वर्किंग है, चाहे वो डोमेस्टिक वाइफ है, चाहे वो मतलब कोई भी उनका स्टेटस है, चाहे वो कितनी भी, बिकॉज मैंने डेवलपमेंट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर में भी काम किया, और मैंने ये देखा कि वहां पे ये भी ये था कि इवन गवर्नमेंट लेवल पे लाइक 21 ग्रेड की भी फीमेल ऑफिसर भी है ना, तो उसको भी जो उसका मेल स्टाफ है उसको बड़ा अंडरमाइन करता था और बड़ा ही उनको कैजुअली ट्रीट करता था। सो ये है कि सोसाइटी जो है वो हमेशा उसका मोर और लेस नेगेटिव रोल रहता है, लेकिन फिर उसी सोसाइटी में ऐसे पॉजिटिव लोग भी होते हैं जो हमें स्ट्रेंथ भी देते हैं, जो हमें मोटिवेशन भी देते हैं, और जो हमें ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हमें स्पेस देते हैं कि हम आगे मूव कर सके। बिकॉज ये कि अगर हम इमोशनली स्टेबल हैं, जैसे इरम ने भी बात की कि जब हमारा अल्लाह ताला के साथ स्ट्रांग होता है लिंक, तो वो फिर वो हमें हेल्प आउट करता है कि हम डायरेक्शन जो है वो बार बार मांगते रहें। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली यही होगा कि हम अपने जो डायरेक्शन है वो उसको ठीक रखें और हम कनेक्टेड रहें अल्लाह ताला से। और ये है कि जो चैलेंजेस हैं हमारी दुनिया में, जितने भी हमारी सोसाइटी की तरफ से, मतलब वो इस तरह का भी है, भले जो है वो आपके स्पाउस से मतलब हस्बैंड जो है वो दूर है, लेकिन ये है कि जो भी वर्किंग वुमेन है उनके बारे में एक अजीब सा एक नेगेटिव जो है वो एक इम्प्रेशन होता है पूरी सोसाइटी में। तो वो फीमेल जितनी स्ट्रांग है वो उतनी ही इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं उनको एड्रेस करती हैं स्ट्रांगली, जिस तरह आप सबने किया और जिस तरह हम जैसी बहुत सारी और वर्किंग मदर्स जो हैं या वर्किंग लेडीज जो है वो कर रही होती हैं। सो बेसिकली ये है कि स्ट्रांग रहना, और साथ ही साथ ये है कि बच्चों को भी जितना भी हम इमोशनली उनको स्ट्रांग कर सकते हैं वो हम करें, ना हम बच्चों को कभी अंडर एस्टिमेट करें, ना हम कभी ओवर एस्टिमेट करें। बिकॉज ये है कि होता ही है कि हम यूजुअली बिकॉज ये कि थॉट्स बिकम थिंग्स। तो ये है कि जितनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर होगी, जितना पॉजिटिवली हम सोसाइटी को देखने की कोशिश करेंगे, उतना ही पॉजिटिवली हम चीजों को ड्राइव कर पाएंगे, हम अपने बच्चों को एक डायरेक्शन दे पाएंगे, और हम खुद जो है वो पॉजिटिवली सर्वाइव कर पाएंगे। सो मैं तो एग्जैक्टली मैं यही कहूंगी कि सोसाइटी में मतलब हर तरह के जो है वो कैरेक्टर्स हैं, बट ये है कि वी नीड टू चूज द एलाइज जिनके साथ हम मिलके अपने अपने कॉज को हम जो है वो परस्यू कर सकते हैं। सो दिस वुड बी माय ब्यूटीफुल। अच्छा, आलम आरा है हमारी रेगुलर व्यूवर हैं, उनका एक सवाल आया है, मैं दुरेशवार से उसका सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। दुरेशवार वो पूछना ये चाह रही है कि एक तो मदर और बच्चों का रिलेशन कैसा होना चाहिए, स्पेशली जब वो सिंगल पेरेंट है, और दूसरा उनका सवाल ये है कि बच्चों के साथ ट्रीट कैसे करना चाहिए, बिकॉज उनको उन्होंने कॉन्फिडेंस भी देना है इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स और इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स। जी दुरेशवार। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अच्छा, मैं इसमें ये बताऊंगी, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, उसी की बेस पे ही मैं एक थ्योरी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों को मैंने हर वो चीज़ सिखाई, मैंने उनको आइसोलेट नहीं रखा। ज़्यादातर जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, मदर्स जो होती हैं, वो बच्चों को आइसोलेट कर देती हैं कि जी कोई उससे क्वेश्चन ना करे कि जी तुम्हारा फादर कहाँ है, तो तुम्हारी मदर विडो है या डिवोर्स है या पार्शली मतलब फंक्शनिंग या परफॉर्मिंग जॉब आउटसाइड द कंट्री। तो इस बहुत से लोग आइसोलेट कर देते हैं, सोसाइटी का एक्सपोजर नहीं देते। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को जितने तक वो स्कूल एज में थे मैं खुद पार्क ले जाती थी, उनको क्रिकेट मैच भी उन्होंने खेला अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं उनके फ्रेंड्स पे नज़र रखती थी कि किस किस्म की उनकी कंपनी है। इतने ज़्यादा वो मतलब खैर कंपेनियनशिप के भी वो ओरिएंटेड नहीं थे। उन्होंने अपने आप को सिर्फ उतनी लिमिट में पार्क में रखा जितना उनका अलाउड था। 2 घंटे के लिए अलाउड है तो मैं जाती थी, जब थोड़े बड़े हुए मैं जाके छोड़ आती थी। थोड़ी देर बाद बीच में मैं जाके चेक रखती थी कि वाकई दे आर प्लेइंग या इधर उधर कहीं खिसक गई है, बट दे वर प्लेइंग। उसके बाद मैं लेने जाती थी कि जी 2 घंटे हो गए हैं तो अब आपने वापस घर आ जाना है, और वो बड़े आराम से मेरे पास आ जाते थे। तो एक फ्रेंडली रिलेशन मैंने रखा है टिल द एज। बॉयज़ को देखिए, गर्ल्स का अपने एक पैराडाइम है, एक अपने एक तरीके होते हैं, वो ज़रा ज़्यादा शरीफ भी होती हैं, बच्चियाँ बेचारी ज़्यादा जल्दी समझ जाती हैं। लड़के जो हैं अप टू सर्टेन एज तो आपके कंट्रोल में होते हैं, उसके बाद एक्सपोजर की वजह से, जैसे अब मेरे बच्चे मुझे उनको है कि आपने परमिशन लेके जाना है,
परमिशन जो काम आपने कोई प्लान किया है दोस्तों के साथ, मुझसे परमिशन जरूर लेनी है। अदरवाइज आप इधर कहीं मार्केट में जा रहे हैं कोई चीज लेने, कोई अपनी कोई जंक फूड थोड़ा बहुत खा लेते हैं, ज्यादा नहीं, तो मुझे बता के जरूर जाना। अब मेरे बच्चों को कंप्लीट फैमिली वाले बच्चे ये कहते हैं, यार तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तुम अभी भी तुम मामा से पूछ के आते हो, अभी भी तुम मामा से पूछोगे कि हम सिनेमा जाएं कि ना जाएं, अभी भी तुम मामा से पूछोगे कि जी हम ये टेबल टेनिस खेलने जाएं, कोर्ट जाएं कि ना जाएं। सो मीन्स they are going to spoil my परवरिश ना, जो मैंने उनको एक चीज कन्वे की हुई है कि जी परमिशन लेके जाएं या मुझे बता के जाना है। तो एक चीज तो ये होती है कि ये जो अभी इरम ने भी कहा कि डिफरेंट एजेस के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो अभी मुझे हार्श, मैंने आई हैव नेवर बीन हार्श, बहुत जरूरत स्टडी पे मेरी भी मेरे दादा खिंचाई करते होते थे, मुझे मार कभी नहीं पड़ी क्योंकि मैं भी बड़ी ओबीडियंट टाइप बच्चा थी, लेकिन हार्शनेस होती थी। तो स्टडी पे मैं भी बच्चों के साथ शुरू से हार्श रही थी, नहीं आपने अचीव करने अपने टारगेट। और अच्छा अब जब वो ग्रोन अप हो गए, जैसे बड़ा मेरा बेटा माशाल्लाह 18 साल का, 18.5 साल का, तो जब वो ये बात कहते हैं कि जी मेरे फ्रेंड कहते हैं अभी तक तुम मामा से परमिशन लेते हो, तो मुझे जाहिर है मुझे अब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता। अब तक मैं फ्रेंडली थी, मैंने खुद उनको हर जगह घुमाया फिराया, जिन जगह पे रिलायबिलिटी थी मैंने उनको अलाउ किया कि आप जाओ घंटा एक्सपेंड करो, बट आइसोलेट कभी नहीं करना बच्चों को, सोसाइटी का एक्सपोजर है। और अब माशाल्लाह ताला मेरे बच्चे जिससे भी मिलते हैं, मतलब किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स है। तो माशाल्लाह जी, तो ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है, लेकिन जहाँ हार्श होने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, बिल्कुल आपको होना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी जो है उसमें डाइवर्सिफाइड टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे और पेरेंट्स भी मिलेंगे, जाहिर हर एक की ग्रुपिंग डिफरेंट है उसमें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, शाजिया कयूम है हमारे साथ इंग्लैंड से, तो वो ये पूछना चाह रही हैं कि जो सिंगल मदर होती है वो थोड़ी फ्रेजाइल होती है और उसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो सोनिया, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा बिकॉज आप कमांडो हैं। तो सोनिया, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? सोनिया लाइन पर हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रही। अच्छा नूर, आप इसका आंसर करें कि और फीमेल जो है, सिंगल मदर जो है थोड़ा फ्रेजाइल होती हैं, तो उनके जो इश्यूज होते हैं, पर्सनल इश्यूज कह लें या कुछ वीकनेसेस होती हैं, वो फाइनेंशियल वीकनेसेस हों या अदर वीकनेसेस हों, तो उनकी शेयरिंग आया उनको करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स के साथ? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, एक तो ये कि मैं इसके रूट कॉज के ऊपर बात करूंगी। हमारी जो सोसाइटी है वो बेसिकली ये चाहती है कि औरत फ्रेजाइल रहे, ठीक है। हमारी जो इमोशनल ट्रेनिंग है वो यही की जाती है कि वी आर सेंसिटिव, वी आर फ्रेजाइल, हम जो है वो और ये जो पर्टिकुलर एक आप जो मिसरा वजूद जंग से तस्वीर कायनात में रंग, यू नो, वो इस तरह की चीजें यूज करके बेसिकली हमें बार बार ये रिमाइंडर्स दिए जाते हैं कि हम मदर्स हैं, हम अदरवाइज मतलब खैर जो मदर के स्टेटस में तो ठीक है मदर हैं, बट अदरवाइज भी ये कि हम सेंसिटिव हैं, हमारी यू नो जो हमारे साथ एसोसिएटेड चीजें लगाई जाती, तो बेसिकली ये है कि जब तक हम खुद इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हम किसी भी चीज को हैंडल नहीं करते, चाहे वो सिंगल मदर हो। मतलब मैं इसको थोड़ा ब्रॉडन करूंगी आपके क्वेश्चन को। मदर जो है या फीमेल जो है, और मतलब औरत जो भी है, चाहे वो मतलब उसका मैरिटल स्टेटस जो भी है, उसको स्ट्रांग होना पड़ता है इस सोसाइटी में मूव करने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी बात कोट करूंगी। back you know in maybe 10 years हमारे पास एक ट्रेनर आए, he was an international consultant, ठीक है, और वो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रही थी। एंड यू नो व्हाट ही सेड, उसने मुझे कहा कि पाकिस्तान के मर्दों को आप जैसी मजबूत औरतों की जरूरत है। एंड ही यू नो ही प्रिसाइसली सेड कि जी अब मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे कभी नहीं लेके आता, क्योंकि देखो वो मतलब ये एक बिल्कुल एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है, सही, बिकॉज ये कि हमारे इर्द गिर्द अनफॉर्चुनेटली ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे सोसाइटी के कंपोनेंट्स ऐसे हैं, सेगमेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो हम एक्सप्लॉइट हो सके। तो हम जितना इमोशनली वीक होंगे हम उतना एक्सप्लॉइट जल्दी हो सकेंगे। सो बेसिकली मतलब हमारा जो भी स्टेटस है हमें स्ट्रांग होना है, जिस तरह माशाल्लाह सोनिया है, दुरेशवार है, इरम है, मतलब ये सब माशाल्लाह, मतलब ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में और कितने एग्जांपल्स दी तुमने, इतनी मेहनत की। तो मेरा ये पॉइंट,
थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, साइमा इरफान है, सोनिया आपसे क्वेश्चन है। सोनिया, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ब्यूटीफुल। अच्छा सोनिया, आप ने सिंगल हैंडेड चीजों को लेकर चली हैं और कमांडो स्टाइल भी है आपका, तो मुझे ये बताएं कि उनका सवाल बड़ा टिपिकल सा है कि जब सिंगल हैंडेड मदर बच्चों को लेकर चल रही होती है तो आया उसको इंटरफेरेंस करने की इजाजत देनी चाहिए एक्सटर्नल फोर्सेस यानी रिलेटिव्स को या अदर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स को अपनी उस ब्रॉटअप में बच्चों के? ये उस सूरत में क्लियर हो सकता है जिस वक्त जो आपके जिनको आप इजाज़त दें कि वो इंटरफियर करें हमारी लाइफ के अंदर, वो आपके साथ सिंसियर हों, आपसे मोहब्बत करने वाले हों, उनके दिल में खुलूस हो तो बात है। अगर लोग ऐसे ही आके बात करके आपके घर में बच्चों को डिस्टर्ब करना या आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करना, इस तरह से आपने देखे ना, बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा घर बनाया होता है, बाहर जॉब कर करके लेडीज ने, सिंगल होते हैं ना, तो उस वक्त आपको पता है ना कोई भाई साथ देता है ना बहन साथ दे रही होती है, हमने खुद अपनी जंग लड़नी होती है, ऐसा लगता है हम हाथ पे खड़े हैं और बस हमने ही लड़ना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जरूरी होता है कि कोई हमारे साथ ना आए, अगर आता है तो वो हमसे सिंसियर हो तो आए, अदरवाइज ये लोग इस बात को अजीब तरह से लेते हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे सीन हुए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बिल्कुल ही लोगों से, बहुत ऐसे लोगों से मिलना ही छोड़ दिया था, बेशक वो मेरे खास रिलेटिव ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो, कि जो मेरे से सिंसियर नहीं है, मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, मेरे बच्चों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हैं और बात करने आ जाते हैं, बस ऐसे ही इधर उधर। मैं नहीं करती थी, मैं अपने बच्चों को इतना मैंने स्ट्रॉन्ग किया कि सामने से उनका फादर गाड़ी में जा रहा है और मैं कहती थी बेटा कोई जरूरत नहीं है देखने की, फिक्र मत करो, अपने आप को बनाओ, इस काबिल बनाओ कि वो चल के तुम्हारे पास आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बात साबित हुई इतने सालों बाद, मेरे बड़े बेटे को, बड़ा बेटा इस काबिल हो गया है कि आज उसका फादर जो उसी कंपनी का डायरेक्टर है उसे बुला के कहता है यार शहरियार क्या करना है बेटे बताओ, उसके चाचा पूछता है बेटे शहरी क्या करना है, तो मैं हंसती इस बात पे कि कल ये लोग इनको देखना गवारा नहीं करते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड के अल्फाज थे कि मैंने शादी कर ली है तो तुम भी कर लो, तो मैंने कहा कि तुम गलत करो तो मैं तो अपने बच्चे नहीं खराब कर सकती, इतनी मेहनत से मैं पाल रही हूँ, तो कहता था कर लो नहीं तो इनको यतीम खाने में कर दो। आज मैं उनसे कहती हूँ हाँ भाई यतीम खाने के बच्चों लेने आ गए तुम। अब आप ये देखें ना कि कितना फर्क पड़ता है कि अपना ही रिलेशन ऐसी बात कर जाए। और आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, ये अल्लाह का ही मुझ पे एहसान है कि उसने मुझे ऐसा टारगेट दिया और फिर इतनी ताकत, इतनी कुव्वत और मेरी इतनी मदद फरमाई कि मैं जिस तरफ भी गई, हाँ ये जरूर था कि मैं रात भर बैठ के इबादत करती थी जाए नमाज पे, दिन में रिजल्ट आते थे बिजनेस में भी रिजल्ट आते थे। हाँ अच्छा, कोर्ट में अगर मैं कोई केस में हूँ तो आप यकीन करें वकील और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता था ना, वो कहते थे ये क्या पढ़ती रहती है तो मेरा यही था सिलसिला कि मैं बच्चों को भी इसी उसमें लेकर आई। मेरे बच्चों ने जब भी मुझसे कुछ मांगा, हर माँ होती है जब कमा रही है कर रही है उनके लिए तो दे देती है, मैं नहीं देती थी, मैं उनको वीक 1.5 तो तरसाती थी और कहती थी देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, अल्लाह देगा तुम्हें तो देगा, तो जल्दी से जाए नमाज पकड़ो। और यकीन करें कि मेरे बच्चे आज भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। जब फंस जाते हैं कोई मुसीबत, कोई चीज कुछ भी होता है, मैं कहती हूँ कुछ भी मांगो रब से मांगो, वो मांगते मैं जल्दी से लाके देती हूँ, देखो तुम्हारे रब ने तुम्हें पहुंचा दी ये चीज। तो हंसते आज बैठते हैं माशाल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है। अभी एक आखिरी बेटा है 19 ईयर्स ओल्ड है, वो पढ़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप हंसेंगे, अर्तगल ड्रामा चल रहा है। मैं बार बार अपने बेटे से कहती हूँ बेटा देखो अर्तगल ने कितनी स्ट्रगल की, देखा देखो आर्या अर्तगल ने कितनी स्ट्रगल की, उसने दुनिया बदल दी, उसने मुसलमान को इतनी वो दी। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको इस्लाम से जोड़ रही हूँ हर बात कर करके, बेशक वो देखे ना देखे, लेकिन मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे इस्लाम पे चलें, अपने रब को पहचाने। दुनिया में तो चलना ही चलना है ना, लेकिन अगर हम आलीशान तरीके से चले कि हम मुसलमान चल रहे हैं तो फिर क्या बात है। तो मैंने जितनी भी बहुत शुक्रिया सोनिया। और प्रोग्राम का अगर टाइम देखें तो जो हमने प्लान किया था उससे कुछ ज्यादा हो गया और बहुत अच्छे तरीके से सबने, नूर आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया, सोनिया आपने, दुरुश अवार आपने, और इरम भी थी हमारे साथ, और मिसेस मुजाहिद कनेक्ट कर नहीं पाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में इतने अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया और हमने कुछ ट्राई की, एक हमारी छोटी सी कोशिश थी अनफोल्ड विद यासिर खान में कि जो चैलेंजेस हैं सिंगल मदर के उसको अनफोल्ड करें।
और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं जो आप लोगों ने अडॉप्ट किए, हमने उनको भी शेयर किया, और कुछ लाइव क्वेश्चंस आए हमने उसको भी एड्रेस किया कि क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं बीइंग अ सिंगल मदर, तो उसको हमने अनफोल्ड करने की कोशिश की। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को बेसिकली करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स हैं, सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं, उनको आपके सामने आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि वो अपने लाइफ एक्सपोजर से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकें, आप आपकी जिंदगियों में कुछ निखार ला सकें, कुछ इश्यूज जो अंडर द कार्पेट हैं उनको बाहर ला सकें, उनको एड्रेस कर सकें, ताकि वो जो चीजें हैं वो टॉप ऑफ द टाउन बने और वो अपने सोल्यूशन की तरफ जाएं। आप सबका अगेन वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी नाज़रीन हमें अब देख रहे थे प्रोग्राम को उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो लोग प्रोग्राम को बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।